नमस्कार। शिप्रा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। 50 वर्षीय अनीता जी हल्की चाल से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। अभी गली के मोड़ में मुड़ी ही थी कि सामने पड़ोस की दो महिलाएं सीमा और नीलम उन्हें दिखाई दी। दोनों महिलाओं की बातचीत पहले धीमे स्वर में हो रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र अनीता जी पर पड़ी, उनके होठों ने बुदबुदाना बंद कर दिया। उनकी आंखों में झलकता सवाल और अधरों पे अधूरी मुस्कान देखकर अनीता जी समझ गईं कि बातें उनके बारे में ही हो रही थी। वह नजरअंदाज करती हुई अपने घर की ओर बढ़ी। अभी वह कुछ कदम चली ही थी कि कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी। सीमा फुसफुसाते हुए बोली, देखो तो आ रही है हमारी सोसाइटी की हीरोइन। फिर नीलम ने नजरें तरेरते हुए कहा, मंदिर जाने का तो बहाना था, काम कुछ और ही कर रही थी। राम राम राम, दिन दहाड़े यह तो हद हो गई। विधवा होकर भी ऐसी हरकतें, यह सब देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। छी छी, ऐसी औरतें ही सोसाइटी के माहौल को खराब कर देती हैं। फिर सीमा जोर से बोली, भगवान बचाए हमें ऐसी औरतों से। हम तो अपने बच्चों को इनके जैसे लोगों से दूर ही रखें। अनीता जी के कदम ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से दोनों की ओर देखा। अनीता जी ने अपनी जगह से ही कुछ कहा तो सामने आकर कहिए। सीमा ने हाथों को कमर पर टिकाते हुए जवाब दिया, अब क्या ही कहें, पूरा मोहल्ला जानता है आपके बारे में। यह सब बातें यहाँ नहीं चलेंगी। हम सब परिवार वाले लोग हैं। सोसाइटी का माहौल खराब मत कीजिए। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से निकल गई। पड़ोसन की बातें सुनकर अनीता जी का दिल धक रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि लोगों की सोच इतनी गिरी हुई भी हो सकती है। बिना कुछ जाने समझे एक पल में ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। भारी कदमों से वह अपने घर की ओर बढ़ने लगी। अनीता जी उदास मन से घर में दाखिल हुई। उनकी आंखें असहजता और अपमान के गहरे भावों से भरी हुई थी। अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में सोसाइटी की औरतों की बातें गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कब से और क्यों उनकी जिंदगी का हर पहलू दूसरों की निंदा का विषय बन गया था। तभी उनकी 25 वर्षीय बेटी खुशी अपने कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। माँ, आज हम दोनों के लिए नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ, आप खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। अनीता जी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उनका चेहरा उदासी की परछाई में ढका हुआ था। उनकी यादें उन्हें बचपन के उन दिनों में ले जा चुकी थी, जहाँ उनके हिस्से में केवल दर्द और तिरस्कार ही आया था। जब वह महज 4 साल की थी, उनकी माँ का चेहरा तो जैसे उनकी यादों में धुंधला हो गया था। उन्हें केवल इतना याद था कि उनकी माँ बहुत बीमार थी और एक रात हमेशा के लिए चली गई। माँ के जाने के बाद पिता ही उनकी दुनिया थे। अनीता अपने पिता के साए में खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन उस सुकून को भी किस्मत ने ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया। जब वह 16 साल की थी, एक सुबह उनके पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह दिन अनीता की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आया था। पिता की आखिरी सांसों के साथ अनीता की जिंदगी की सारी खुशियां भी खत्म हो गई थी। पिता जाते जाते केवल एक बात कह गए थे, अनीता बेटी, तेरे चाचा चाची का घर ही अब तुम्हारा घर होगा। वह तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अनीता को याद था कि चाचा चाची ने उन्हें अपने घर में जगह तो दी थी, लेकिन दिल में कभी नहीं। वह घर उसके लिए एक बूचड़ खाने से कम नहीं था। चाची अक्सर कहा करती, बिन माँ बाप की लड़की है, ज़्यादा सर चढ़ाएंगे तो नाक कटवाएगी। जितना जल्दी घर का काम करना सीखेगी, इसके लिए ही अच्छा होगा। कल को शादी करनी है तो कोई शिकायत ना करे। चाचा ने भी कभी उनकी बातों का विरोध नहीं किया। अनीता को घर का हर छोटा बड़ा काम करना पड़ता। सुबह उठकर पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, इन सब के बीच उसका कॉलेज छूट गया। परंतु पढ़ाई का शौक था, इसलिए आगे की पढ़ाई अनीता घर पर रहकर करने लगी। अनीता की जिंदगी एक संघर्ष बन चुकी थी,
लेकिन उसमें झुकने का स्वभाव नहीं था। चाचा चाची के घर में रहकर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह देर रात जब सारे घर के काम खत्म हो जाते तब अपने कमरे में बैठकर किताबों में डूब जाती। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक अच्छे स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू के दौरान उसकी सादगी, ज्ञान और समर्पण देखकर स्कूल प्रशासन ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। जब अनीता ने यह खुशखबरी चाची को सुनाई तो चाची ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन अब घर के खर्च में भी हाथ बटाना पड़ेगा। जो कमाएगी वह घर में आएगा। अनीता को इससे कोई परेशानी नहीं थी। नौकरी उसके लिए केवल कमाई का साधन नहीं थी, वह शिक्षा के जरिए बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहती थी। हर सुबह अनीता घर के कामों में लगी रहती। सुबह सुबह घर के सारे काम करके वह स्कूल के लिए निकलती। बच्चों के मासूम सवालों, उनकी जिज्ञासाओं और मुस्कान ने अनीता को अंदर से मजबूत बनाए रखा था। स्कूल में उसे बच्चों के बीच सुकून मिलता था। महीने की हर पहली तारीख को ही उसकी चाची उससे उसकी तनख्वाह के पैसे मांग लेती थी और अनीता बिना कुछ कहे ही सारा पैसा उनके हाथ में रख दिया करती थी। कभी अपने लिए कुछ खरीदने की इच्छा भी होती तो उसके लिए भी चाची के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। एक दिन सुबह सुबह अनीता प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा कि ऑफिस के बाहर एक दुबला पतला युवक गार्ड से बहस कर रहा था। युवक के कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। देखिए, मुझे बस एक बार प्रिंसिपल से मिलने दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, युवक ने विनती की। लेकिन गार्ड बेरुखी से बोला, जब तक आपके पास आपका रेज्यूमे और सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अब जाइए, यहाँ कोई बहस मत कीजिए। अनीता ने थोड़ी देर यह सब देखा, लेकिन फिर क्लास का समय हो रहा था तो वह आगे बढ़ गई। अगले दिन फिर वही युवक ऑफिस के बाहर खड़ा दिखा। इस बार वह सीधे अनीता के पास आया। मैडम, मेरा नाम कुशल है, मैं यहाँ नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। कल भी आया था लेकिन गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन वह बैग जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखे थे चोरी हो गया। मैंने साइंस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं बच्चों को पढ़ाने का जुनून रखता हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए। एक बार मुझे प्रिंसिपल से मिलवा दीजिए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा, उसने कहा। अनीता उसकी आवाज़ में सच्चाई महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, चलिए मैं आपको प्रिंसिपल से मिलवा देती हूँ। युवक की आंखों में राहत की चमक आ गई। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो अनीता बोली, यह मेरे साथ हैं, इन्हें अंदर आने दीजिए। धन्यवाद मैडम, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, उसने कहा। अनीता उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले गई। उसने अंदर जाकर प्रिंसिपल से कुछ बातचीत की और फिर कुशल को अंदर जाने को कहा। उसके बाद अनीता अपनी क्लास लेने चली गई। कुछ समय बाद जब वह बाहर आई तो वही युवक कुशल सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। उसने अनीता की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मुझे यह मौका न मिलता। आपका बहुत धन्यवाद है। तो क्या नौकरी मिल गई आपको? अनीता ने पूछा। जी, फिलहाल तो मुझे नौकरी पर रख लिया गया है, लेकिन अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज निकलवा कर जल्द ही ऑफिस में जमा करवानी होगी, तभी मेरी जॉब कंफर्म हो पाएगी। कुशल ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मैडम, क्या आप जानती हैं यहाँ आसपास किराए पर कोई घर मिलेगा? एक कमरा भी मिल जाए तो काफ़ी है। अनीता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दरअसल मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। उनके घर पर ऊपर एक कमरा खाली है, वो किराए पर देना चाहते हैं। वो कमरा अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यह बात सुनते ही कुशल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी मैडम, यह तो बहुत अच्छा होगा, बताइए कब चलना है? अनीता ने उसकी तत्परता देखकर कहा, अगर आपके पास समय है तो छुट्टी के बाद चलते हैं। जी मैडम, ठीक है, छुट्टी के बाद यहीं मिलते हैं। जब अनीता कुशल को लेकर घर पहुंची
तो घर के बाहर आंगन में चाची बैठी हुई थी। चाची, यह कुशल है, यह हमारे स्कूल में नया टीचर है, इसे किराए पर एक कमरा चाहिए। चाची ने एक पल के लिए कुशल को सर से पांव तक घूरा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, देख लो, लेकिन किराया एडवांस चाहिए होगा और बिजली और पानी के खर्च अलग से लगेंगे। कुशल ने तुरंत कहा, जी मुझे सब मंजूर है, लेकिन फिलहाल मेरे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं हैं। सुनते ही भड़क उठी चाची, अरे वाह, अब मुफ्त में कमरे देने लगे हम। अनीता, ये क्या तमाशा है? तुम्हें पता है कि घर का खर्च कितना बढ़ गया है और ऊपर से तुम ऐसे लोगों को लेकर आती हो जो किराया भी नहीं दे सकते हैं, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कोई और जगह ढूंढ लो। कुशल की ओर देखते हुए चाची ने गुस्से में कहा और अंदर जाने लगी। तभी चाची के पीछे आती हुई अनीता ने कहा, चाची, ऊपर का कमरा वैसे भी खाली पड़ा है, कोई रह लेगा तो आपका फायदा ही होगा। इन्हें अभी अभी नौकरी मिली है, कुछ समय दीजिए, जैसे ही पहली तनख्वाह आएगी ये किराया भी दे देंगे और एडवांस भी। मैं इन्हें जानती हूँ, यह बहुत अच्छे इंसान हैं। यह बात सुनकर चाची ने आंखें तरेरते हुए अनीता की ओर देखा, फिर कुछ देर सोचकर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर किराया नहीं मिला तो यह कमरा तुरंत खाली करवा लूंगी। दिखा दो इसे कमरा, कहकर चाची अंदर चली गई। जी धन्यवाद, आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं कल सुबह गांव से अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। कमरा देखकर कुशन ने अनीता से कहा, वह तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ के नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। चाची थोड़ा सख्त मिजाज की है, अनीता ने कहा तो कुशल बोला, जी अनीता मैडम, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। दिन बीतने लगे। अनीता और कुशल के बीच एक सहज दोस्ती सी बन गई थी। जब भी अनीता को साइंस विषय में कोई परेशानी होती वह कुशल से पूछ लेती। कुशल भी बड़ी ही धैर्यपूर्वक उसकी समस्याओं का हल कर देता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आज भी अनीता को साइंस विषय पर किसी प्रोजेक्ट की तैयारी करनी थी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सलाह लेने के लिए वह कुशल के पास चली गई। दरवाजा खटकाने पर कुशल की धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला है। अनीता अंदर गई तो देखा कुशल बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। कुशल सर, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? कुशल ने बमुश्किल जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। अनीता उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई और एक कटोरी में ठंडा पानी डालकर ले आई और कुशल के माथे पर गीली पट्टी रखने लगी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, कुशल ने कहा। बस अब ज़्यादा मत बोलो, आराम करो। इतना कहकर अनीता बुखार की दवाई ले आई और पानी के साथ कुशल को दे दी। मैडम, आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात हो गई, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। कुशल अनीता के व्यवहार से बहुत प्रभावित हो चुका था। धीरे धीरे कुशल और अनीता के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। इस दौरान अनीता ने महसूस किया कि कुशल नेक दिल होने के साथ साथ एक मेहनती इंसान भी था। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में कुशल गरीबों की बस्ती में जाकर उनके बच्चों को पढ़ाया करता था। कुशल की इस प्रवृत्ति ने अनीता को और भी प्रभावित किया। वह मन ही मन सोचने लगी, कुशल सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं है, बल्कि वे ऐसे इंसान हैं जिनके साथ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे अनीता और कुशल की आपसी समझ और करीबी बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद करने लगे कि उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों ने पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लिया, परंतु अनीता के घर वालों से उसका हाथ मांगने के लिए उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी था। इसलिए उसने पास में ही किराए पर एक जगह ले ली जहां उसने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया था, ताकि एक अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके। उधर अनीता के चाचा उसके लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन अनीता ने जब उन्हें अपने और कुशल के बारे में सब कुछ बता दिया, फिर तो घर में कोहराम मच गया। हे भगवान, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटा कर रख दी। मैं न कहती थी कि यह लड़की कोई न कोई गुल खिलाएगी, क्या जरूरत थी इसे आगे पढ़ाने की। माँ बाप खुद तो चल बसे,
और इसे हमारी इज्जत उछालने के लिए छोड़ गए। इस पर कुशल ने विनम्रता से समझाने की कोशिश की कि वह अनीता को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, तो चाची ने उसकी बात सुनने तक से इनकार कर दिया और कुशल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। अनीता ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अनीता का उस घर में सांस लेना भी दूभर कर दिया गया। जल्द से जल्द अनीता की शादी करने का फैसला किया। जल्दीबाजी में बिना कोई जांच पड़ताल किए एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ अनीता की शादी तय कर दी। लड़के का नाम अनिल था। उम्र लगभग 40 साल, लेकिन धन की कमी नहीं थी। अनीता ने शादी का विरोध किया, लेकिन चाची ने धमकाते हुए कहा, ये शादी होकर रहेगी, चाहे इसमें तेरी मर्जी हो या ना हो। शादी के बाद पता चला कि चाचा चाची ने उस लड़के से अनीता की शादी कराने के बदले में पैसे लिए थे। टूट कर बिखर गई थी अनीता। सास ससुर तो थे नहीं उसके, ससुराल में उसके जेठ जेठानी थे। उसकी जेठानी हद से ज्यादा चालाक थी। पूरे घर में जेठानी का रौब चलता था। अनीता का पति तो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। दुकान पर भी शराब पीकर पड़ा रहता और रात को भी शराब के ठेके से होकर ही घर लौटता था। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। अनीता की शादी को 1 साल पूरे हो चुके थे, तो उसको एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। बच्ची के आगमन से अनीता को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ पल खुशी के आएंगे, लेकिन उसी दिन उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। अनीता ने पति की जान बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी, परंतु 2 महीने अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उसका पति ये दुनिया छोड़कर चला गया। पति के मौत के गम से अनीता अभी तक उबरी भी नहीं थी कि एक और झटका उसे लगा जब यह पता चला कि उसके पति की बीमारी के दौरान जेठ और जेठानी ने दुकान और मकान के कागजों पर अनिल से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए थे और अब सब कुछ उनके नाम पर था। इसके बाद अनीता को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अनीता के पास अब कोई सहारा नहीं बचा था। मायके लौटने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि चाचा चाची ने शादी के समय ही साफ कह दिया था कि ससुराल ही अब तेरा घर है, यहाँ लौटने के बारे में सोचना भी मत। बच्ची को गोद में लेकर अनीता सड़क पर आ गई थी। आखिरकार अपने पुराने स्कूल की प्रिंसिपल पूनम मैडम का ख्याल आया। प्रिंसिपल मैडम के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। वह एक समाज सेविका भी थी। जब अनीता ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो उसे ऐसी हालत में देखकर प्रिंसिपल भी हैरान रह गई थी। उसके सारे हालात जानकर प्रिंसिपल ने उसकी हर संभव मदद की। न केवल उसे स्कूल में वापस नौकरी दी, बल्कि स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में रहने का इंतजाम भी करवा दिया। आज इस बात को 25 साल बीत चुके थे। इन वर्षों में अनीता जी ने हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द सहा, लेकिन अपनी बेटी को कभी कोई कमी नहीं आने दी। खुशी ही अब उसकी दुनिया थी। अनीता ने ठान लिया था कि उसकी बेटी का जीवन वही खुशियां देगा जो उसकी अपनी जिंदगी से दूर हो गई थी। लेकिन 25 साल के बाद अनीता की जिंदगी ने उसे एक बार फिर उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जब अनीता मंदिर गई, वहाँ की शांत और पवित्र फिजा में भगवान से अपनी बेटी के सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करके जैसे ही वह पीछे मुड़ी, अचानक उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। चेहरे पर कुछ झुर्रियां आ गई थी। दाढ़ी और सिर के बालों में अच्छी खासी सफेदी झांक रही थी, लेकिन आंखों में वैसी ही गहराई और सच्चाई दिख रही थी जैसे 25 वर्ष पहले थी। कुशल, अनीता ने हैरानी भरे स्वर में कहा। कुशल ने अनीता की ओर देखा और देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह अपनी जगह पर जैसे ठहर गया। दोनों कुछ पल तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वक्त मानो वहीं थम गया था। अनीता, तुम? कुशल की आवाज में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था, लेकिन अनीता को सफेद साड़ी में देखकर कुशल हक्का बक्का रह गया। आप कैसे हैं कुशल? कहते कहते अनीता की आंखें भर आईं। फिर कुछ देर तक दोनों के बीच
सिर्फ खामोशी रही। फिर कुशल ने खुद को संभालते हुए कहा, जैसा तुम छोड़कर गई थी, तुम कैसी हो अनीता? इतने सालों में कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे यहाँ मिलूंगा। अनीता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया। आओ बाहर चलकर बैठते हैं। दोनों मंदिर के बाहर एक किनारे बैठ गए। अनीता ने कुशल को अपने बीते हुए जीवन के बारे में बताया, तो कुशल उसे चुपचाप सुनता रहा। अनीता देख पा रही थी कि किस तरह कुशल यहाँ वहाँ देखने का बहाना करके अपनी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। अनीता का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तुमने इतना कुछ सहा और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाया, कुशल ने भारी आवाज में कहा। फिर अनीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, यह सब शायद मेरी किस्मत में था, लेकिन अब मेरी बच्ची खुशी ही मेरी जिंदगी है। उसकी एक मुस्कुराहट देखकर ही मुझे सारी तकलीफों को सहने की ताकत मिल जाती थी। फिर अनीता ने कुशल से पूछा, और तुम? अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। कुशल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने बारे में क्या बताऊं अनीता? तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन में मानो सारे रंग ही गायब हो गए। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत थी। बस तुम्हारी यादों के सहारे ही जी रहा था। अनीता यह सुनकर सन्न रह गई। तो क्या तुमने शादी नहीं की? नहीं अनीता, तुम्हारे घर वालों ने तो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में भी नहीं सोच सकता था मैं। अनीता और कुशल की मंदिर में हुई उस मुलाकात के बाद अनीता की जिंदगी जैसे फिर से ठहर गई थी। अतीत के दर्द जो उसने बड़ी मुश्किल से भुला दिए थे, अब एक बार फिर उसके दिल और दिमाग पर हावी होने लगे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि कुशल ने इतने साल उसके बिना यूं ही बिताए होंगे। आज घर पहुंचकर अनीता का मन लगातार अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। कुशल का फिर से उसकी जिंदगी में आना उसे एक अजीब सी राहत भी दे रहा था, और दर्द भी। वह सोच रही थी कि कैसे अपने कठिन समय में भी उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन पड़ोस की औरतों ने उसे और कुशल को साथ बैठे बातें करते देखा, तो ऐसी ऐसी बातें कही जो उसे भीतर तक चीरती जा रही थी। उसके दिल में एक गहरी वेदना थी। तभी उसकी बेटी खुशी की आवाज आई, माँ आप कहाँ खो गई थी? और आप रो क्यों रही हैं? कुछ हुआ है क्या? अनीता जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगी और कहा, नहीं बेटा कुछ नहीं। लेकिन खुशी ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं माँ, कोई बात तो जरूर है। आप बहुत उदास दिखाई दे रही हैं, मुझे नहीं बताएंगी? फिर वह बात पलटते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बस बेटा, सोच रही थी कि एक बार कोई अच्छा रिश्ता देखकर तेरी शादी कर दूं, तो अपनी जिंदगी से मुक्त हो जाऊं। यह बात सुनते ही खुशी भड़क पड़ी। क्या माँ, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी? आपको अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, और आज के बाद मेरे सामने शादी का नाम भी मत लेना। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में और किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, नहीं करती तेरी शादी के बारे में बात। तू तो नाश्ता बना रही थी ना, क्या बनाया है? खुशी जल्दी से रसोई में गई और चाय के साथ ब्रेड टोस्ट लेकर आई और अनीता जी के पास आकर बैठ गई। माँ बेटी दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। फिर खुशी अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकल गई, लेकिन खुशी समझ रही थी कि कुछ न कुछ जरूर है जो उसकी माँ को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। खुशी के जाने के बाद अनीता जी ने फिर से अपनी डायरी निकाली, जिस पर अपने दिल का हाल वह अक्सर लिखा करती थी। अपने दिल का हर एक दर्द, अपनी बीती हुई जिंदगी के अंश और हर कठिनाइयाँ जो उन्होंने झेली थी, उसी डायरी के साथ ही साझा किया करती थी। उस दिन के बाद अनीता ने खुद को घर के कामों और स्कूल की जिम्मेदारियों में झोंक दिया, लेकिन भीतर से वह टूट चुकी थी। खुशी ने कई बार महसूस किया कि उसकी माँ अब पहले जैसी नहीं रही। जब भी अनीता डायरी में कुछ लिखती, तो खुशी को यह देखने की जिज्ञासा होती
कि उसकी माँ उस डायरी में क्या लिखती हैं, लेकिन उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। अक्सर मंदिर में अनीता और कुशल की मुलाकात हो जाया करती थी। कभी कभार कुशल का फोन भी आ जाया करता और हल्के फुल्के अंदाज में अनीता का हाल पूछ लेता और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला गहरा होने लगता। उनकी बातचीत कभी ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन उन चंद मिनटों में दोनों के बीच की भावनाएं अनकही रह जाती। मंदिर में कुशल को देखे हुए करीब 1 सप्ताह हो चुका था। अनीता को चिंता होने लगी थी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब कुशल का फोन नहीं आया तो अनीता जी से रहा नहीं गया। आखिरकार उन्होंने खुद ही कुशल को फोन किया तो पता चला कि कुशल की तबीयत ठीक नहीं है। अनीता जी ने फोन पर ही उसका पता पूछा और उसके घर के लिए निकल पड़ी। कुशल के घर का माहौल शांत था। अनीता जी ने जब दरवाजा खोला तो कुशल ने कहा, अरे तुम यहाँ क्यों आई? मैं तो ठीक हूँ। अनीता ने उसकी ओर देखा। वहां पहुंचकर कुशल की हालत देखी तो अनीता के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उसकी हालत देखकर उसका दिल भर आया। कुशल बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। कमरे में दवाइयां तो दूर, ठीक से खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था। तुमने डॉक्टर को दिखाया? अनीता ने पूछा। नहीं, खुद से ठीक हो जाऊंगा, कुशल ने लापरवाही से कहा। तुम भी ना आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 25 साल पहले थे, बिल्कुल लापरवाह। अनीता ने गुस्से में कुशल को डांटते हुए कहा तो कुशल मुस्कुरा उठा। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, अनीता ने बड़े हक से कहा। कुशल ने थोड़ा नानुकुर की, लेकिन अनीता की जिद के आगे हार मान गया। अनीता उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुशल की जांच करी और कुछ जरूरी दवाइयां लिख दी। अनीता ने सब दवाइयां ली और फिर दोनों घर वापस लौटे। घर पहुंचकर अनीता ने रसोई में जाकर हल्का फुल्का खाना बनाया। कुशल ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ शब्दों में कह दिया, चुपचाप बैठो, तुमने खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है, अब मेरी बात माननी होगी। जब कुशल ने खाना खाया तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। अनीता की आंखों में भी सुकून था। वह चाहती थी कि कुशल जल्द ठीक हो जाए। खाना खत्म होने के बाद दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद कुशल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अनीता तुम्हें सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनीता ने उसकी ओर देखा। क्या बात है कुशल? अनीता ने धीरे से पूछा। कुशल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जिंदगी ने हम दोनों को बहुत कुछ दिखाया है। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीखा और तुमने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा। लेकिन मैं पूछना चाहता था कि क्या उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? सुनकर हैरान रह गई अनीता। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। उसने कुशल की ओर देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। कुशल उसकी खामोशी का अर्थ जान गया था। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु यह बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। कुशल की बात सुनते ही अनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। मन में जैसे विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके भीतर एक गहरी उथल पुथल मच गई थी। वह सोचने लगी, सोसाइटी की वे औरतें जिन्होंने मंदिर में मुझे कुशल के साथ देखकर पहले ही कितनी बातें बनाई थी, वे और क्या क्या कहेंगी? समाज क्या कहेगा? रिश्तेदार जो पहले ही मेरे अतीत पर ठहाने कसते थे, न जाने और क्या क्या बोलेंगे। फिर अचानक मन में एक और ख्याल कौंधा, और खुशी, क्या वह समझ पाएगी? वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? कैसे नजरें मिला पाऊंगी मैं उससे? अनीता का दिल इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे जवाब और सवाल उलझ कर रह गए थे। कुशल उसकी खामोशी को भांप रहा था। अनीता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह फैसला आसान नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बिना किसी दबाव के सोचो। तुम्हें जो ठीक लगे बस वही करो। अनीता ने उसकी ओर देखा। उसे इस बात का एहसास था
कि कुशल ने यह बात कहने में कितना साहस जुटाया होगा, लेकिन वह खुद को समझा भी नहीं पा रही थी। कुशल, तुमने जो कहा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी जवाब देने की हिम्मत नहीं है। ठीक है अनीता, बस इतना याद रखना, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अनीता कुशल के घर से लौटकर सीधे अपने कमरे में चली गई। दिन भर जो खामोशी उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखी थी, वह अब टूट चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका मन भारी था, जैसे बरसों का दुख और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़े हों। शाम को खुशी नौकरी से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक है। खुशी समझ गई कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी माँ उसे बताने से कतरा रही है। शाम को अनीता बाजार जाने के लिए निकली। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, खुशी को अपनी माँ की डायरी याद आई। वह कई दिनों से सोच रही थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है जो माँ को इतना बेचैन करता है। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने डायरी अलमारी से निकाली और चुपचाप पढ़ने लगी। पहला पन्ना खोलते ही उसमें लिखा था, हर दिन एक नई चुनौती, एक नई तकलीफ। लगता है जैसे जिंदगी बार बार मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही है। जैसे ऐसे खुशी पन्ने पलटती गई, अनीता की जिंदगी के सारे दर्द और संघर्ष उसकी आंखों के सामने आने लगे। डायरी का हर एक पन्ना खुशी के आंसुओं से भीगता जा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने अपने जीवन में कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितनी बार खुद को टूटने से बचाने की कोशिश की है। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते ही खुशी रुक गई। उसमें लिखा था, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब जिंदगी मुझे एक मौका दे रही है, लेकिन मर्यादावश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। पढ़ने के बाद खुशी ने डायरी वापस अलमारी में रख दी। उसकी आंखें अब भी नम थी। वह सोच ही रही थी कि कैसे अपनी माँ से इस बारे में बात करे। तभी उसकी नज़र मेज पर रखे मोबाइल फोन पर पड़ी। इत्तेफाक से अनीता जी अपना मोबाइल फोन घर पर ही भूल गई थी। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉल हिस्ट्री में सबसे ऊपर कुशल का नाम था। खुशी समझ गई कि ये वही कुशल अंकल हैं जिनका माँ ने डायरी में जिक्र किया है। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो अनीता। खुशी ने थोड़ा रुककर कहा, नहीं, मैं उनकी बेटी खुशी बोल रही हूँ। ओह अच्छा, कोई खास बात थी बेटी? सब ठीक है ना? अंकल, मैं आपसे मिलना चाहती थी, खुशी ने कहा। तो कुशल उससे मिलने को तैयार हो गया। खुशी ने फोन काट दिया और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद जब खुशी घर लौटी तो उसने देखा कि अनीता जी भी बाजार से लौट आई थी। खुशी बेटा, कहाँ गई थी? बिना कुछ बताए चली गई थी, अनीता ने पूछा। खुशी कुछ पल चुप रही, फिर अनीता जी के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे आपकी डायरी के बारे में पता है। मैंने उसमें सब कुछ पढ़ लिया है। और हाँ, मैंने कुशल अंकल से भी बात की है। वे बहुत अच्छे इंसान हैं माँ। अनीता चौंक गई और अवाक सी बैठी रह गई। फिर खुशी बोली, माँ, आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती नहीं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचें और जिंदगी में आगे बढ़ें। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए अनीता जी बोली, नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने। ये समाज, ये रिश्तेदार, ये लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। अब इस उम्र में मैं अपने आप को पाप का भागीदार नहीं बना सकती। अपने लिए कोई फैसला लेकर मैं तुम्हारी जिंदगी पर भी सवालों का बोझ नहीं डालना चाहती। लोग बातें बनाएंगे, ताने देंगे कि अपनी बेटी की शादी की उम्र में यह औरत खुद अपना घर बसा रही है। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम इन सवालों का सामना कर पाओगी? फिर खुशी ने हैरानी से पूछा, माँ, ये समाज आपके साथ कब खड़ा हुआ था? जब आप सड़क पर आई थी तब किसी ने मदद की? क्या कोई रिश्तेदार आपको संभालने के लिए आगे आया था? जब आप अपनी मेहनत से खड़ी हुई तब किसी ने आपकी तारीफ की? क्यों आप उन्हीं लोगों की परवाह कर रही हैं जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की?
माँ, मुझे पता है कि आपके दिल में कितना दर्द छुपा है। कुशल अंकल वह इंसान है जो आपको खुश रख सकते हैं और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आखिरकार खुशी ने अपनी तर्क क्षमता से अनीता जी को इस रिश्ते के लिए मना लिया। 2 दिन बाद कुशल और अनीता ने साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने का फैसला किया। अनीता ने सोचा कि यह फैसला उनकी और कुशल की जिंदगी को एक नई दिशा देगा, लेकिन जैसे ही अक्सर होता है, खुशियों के रास्ते में समाज कांटे बिछा देता है। शाम को कुशल किसी काम से अनीता के घर आया ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। अनीता ने दरवाजा खोला तो सामने उनके पड़ोस में रहने वाली सीमा और नीलम खड़ी थी, जिन्होंने पहले भी अनीता के चरित्र पर सवाल उठाए थे। उनके पीछे सोसाइटी के कुछ अन्य औरतें भी खड़ी थी। ये क्या सुन रहे हैं हम? इस उम्र में शादी, वह भी तब जब आपकी अपनी बेटी की शादी की उम्र है। क्या आपको शर्म नहीं आती? एक औरत ने तंज कसते हुए कहा। दूसरी औरत बोली, आप हमारे समाज की इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। यहाँ हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं और आप। अनीता अवाक खड़ी थी, उसके पास शब्द नहीं थे। कुशल ने स्थिति संभालने की कोशिश की। देखिए, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप लोग बेवजह इसे तमाशा न बनाएं। अनीता के हाथ कांप रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभालें। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज आई, बस बहुत हुआ। खुशी की आवाज में गुस्सा और दृढ़ता दोनों थी। आप सब कौन होते हैं हमारी जिंदगी में दखल देने वाले? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी आपके समाज और आपके नियमों के लिए कुर्बानी दी। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो माँ ने अकेले संघर्ष किया। क्या कभी किसी ने उनकी मदद की? तब कहाँ था ये समाज? आज मेरी माँ ने अपनी खुशी के लिए एक फैसला लिया है, तो इसमें गलत क्या है? और जब मैं उनकी बेटी इस फैसले में उनके साथ हूँ, तो आप सब क्यों परेशान हैं? खुशी की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सभी लोगों को जैसे साफ सूंघ गया। लेकिन खुशी ने अपनी बात जारी रखी। जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है, उस उम्र में भी मेरी माँ को रंगों से अपना नाता तोड़कर सफ़ेद साड़ी पहनी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मेरी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए उन्होंने खुद को भुला दिया। जब मैं बड़ी हो रही थी, तो उन्होंने अपने सपनों को कहीं अंदर ही दबा दिया। यहाँ तक कि जब मैं कहती थी, माँ कोई अच्छा कपड़ा पहन लो, तो वह मुस्कुरा कर कहती थी, छोड़ ना, मुझे कौन देखेगा। जब मैं घर पर नहीं होती, तो माँ अपने लिए खाना तक नहीं बनाती, यह सोचकर कि अकेले के लिए क्या बनाऊं। और अब वह मेरी शादी कराना चाहती हैं। सोचिए, अगर मेरी जिंदगी हो गई तो उनकी जिंदगी कैसे होगी? कौन उनका ख्याल रखेगा? किसके लिए वो जिएंगी? इसलिए मैंने तय किया है कि पहले मेरी माँ की शादी होगी, और जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। कहते कहते खुशी अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। अनीता जी की आंखों में भी आंसू झलक पड़े। खुशी की बातों ने सोसाइटी की औरतों को अंदर तक झकझोर दिया। वे एक दूसरे की तरफ देख रही थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, आगे बढ़ी। अनीता बेटी, हमने तुम्हें हमेशा मेहनत करते ही देखा है। खुशी बिटिया ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें या इस समाज को कोई हक नहीं है तुम्हारी खुशियों में खलल डालने का। हाँ, शायद समाज को यह सीखने का मौका जरूर मिलेगा कि खुशियाँ उम्र की मोहताज नहीं होती। हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह बात सुनकर बाकी औरतें भी धीरे धीरे सहमत होने लगी। आपकी बेटी ने जो कहा वह आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। कुछ ही समय में माहौल बदल गया। जहां कुछ देर पहले ताने और आरोप थे, वहां अब समर्थन और सराहना थी। सभी औरतें उन्हें शुभकामनाएं देकर अपने घर चली गईं। 2 दिन बाद अनीता और कुशन ने मंदिर में साधारण तरीके से शादी कर ली। खुशी ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप तक ले जाने में हर कदम पर उनका साथ दिया। आज अपनी माँ को लाल जोड़े में देखकर वह बहुत खुश थी। इस घटना के बाद न केवल अनीता जी की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश भी मिला
कि खुशियों पर सबका हक होता है। लोगों ने न केवल अनीता के फैसले को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत के लिए प्रोत्साहित भी किया। और खुशी, वह तो अपनी माँ की इस नई जिंदगी को देखकर संतोष और गर्व से भर उठी थी। अनीता और कुशल के घर में अब खुशियों का माहौल था। जहाँ कभी तन्हाई का सन्नाटा पसरा था, वहाँ अब हंसी, खुशी और प्यार गूंज रहा था।